हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर। तो हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मेन पॉइंट में टिक लगाएंगे और जहाँ क्वेश्चन पूछा गया वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यानी कि क्यों लिखी। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि मैटर आप पहले से जानते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मैटर के बारे में फ्रॉम योर अर्ली क्लासेज, यानी कि पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। देखो क्या होता है मैटर। anything which has mass occupy space is called matter। यानी कि ऐसा कोई भी चीज जो मास ऑक्यूपाई मतलब जो मास होता है वो ऑक्यूपाई करता है, यानी स्पेस कुछ जगह लेता है, उसे हम मैटर कह देते हैं। ठीक है, जैसे एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे चीजें हैं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर और ऑल लिविंग बींग्स, ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे मैटर में आते हैं, ये सब मैटर है। ठीक है, ईटीसी यानी थिंकिंग कैपेसिटी और भी बाकी चीजें आती है एक्सेट्रा। ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ मैटर, ये सब मैटर से ही बने होती है, यानी कि हमारे मतलब डेली लाइफ के चीजों में जितना चीज यूज करते हैं ना, हर एक चीज मैटर से ही बना होता है। ठीक है, मैटर से ही बना होता है। अब यू नो डेट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब तुम जानते हो उसका कुछ मास होगा तो कुछ जगह लेगा। ठीक है, लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम रिकॉल करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमने पढ़ा था उसे रिकॉल करते हैं, विच लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा, जैसे 9th में पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.21 पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल, अब 3 फिजिकल स्टेट्स में होता है, कौन कौन से, सॉलिड लिक्विड और ये गैस में। ठीक है, ये तो आता ही होगा। द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन 3 स्टेट्स इन फिगर, अब फिगर में दिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर बहुत पास पास है पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, अब फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे है तो मतलब लिक्विड कहलाएगा, फिर बहुत ज्यादा दूर पे है, ठीक है, तो गैस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ इन ऑर्डिनरी फैशन देयर आर इज नॉट मच फ्रीडम टू मूवमेंट। ठीक है, इसको ज्यादा फ्रीडम नहीं होती, सॉलिड की बात कर रहा है। ठीक है, सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है, देखो, द पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, यानी कि आसपास ही घूमते रहते हैं, तो इन, ठीक है, तो ये लिक्विड में हो गया। अब लेकिन गैस में क्या था, इन गैसेस पार्टिकल्स आर, यानी बहुत दूर दूर घूमते हैं। यानी देखो, सॉलिड में बहुत पास पास पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर रहते हैं, गैस में ज्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, compared to those present in solid or liquid states, and their movement is easy and fast। ये movement होता है easy and fast, मतलब बहुत तेजी से भी और धीरे भी हो जाता है, easily हो जाता है। ठीक है, because such arrangement of particles different states of matter exhibit the following characteristics। जैसे देखो, सॉलिड की मेनली बात है, कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब दे रखी है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का मेनली क्या होता है, सॉलिड का क्या मेनली होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, शेप भी फिक्स्ड होगी, यानी डेफिनेट शेप होगी। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा, यानी कि डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, शेप फिक्स नहीं होगा, यानी कि लिक्विड को हम जिस शेप में जाके डालेंगे उस शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो उस शेप का हो जाएगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देखो, मैंने कहा कंटेनर के हिसाब से वो अपना शेप चेंज कर लेता है। दे आर प्लेस्ड, ठीक है, जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर जैसा उसका शेप हो जाएगा। यहाँ देखो, फिर क्या आता है, गैसेस। अब तीसरा है गैसेस। अब गैस में ना ही तो ज्यादा वॉल्यूम फिक्स होती है, ना ही उसकी शेप फिक्स होती है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन कंटेनर इन व्हिच दे आर प्लेस्ड। जहाँ जैसे रखो वहाँ वैसे हो जाए। देखो, सॉलिड में कितने पास पास पार्टिकल्स हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर है, गैस में बहुत ज्यादा दूर है, अब टू एंड फ्रो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसमें नहीं मूव करती रहती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, these 3 states of matter can enter convertible by changing the direction। वो चेंज करते, देखो, अगर सॉलिड में है यानी कि सॉलिड है, यानी कि आइस है, सॉलिड है यानी कि आइस है, लिक्विड है मतलब क्या है, वाटर है, और गैस है मतलब क्या, वाटर वेपर है। ठीक है, आइस मतलब ये सॉलिड का मतलब हम आइस मान लेते हैं, आइस हो गया। ठीक है, और लिक्विड है यानी कि वाटर है। ठीक है, वाटर हो गया, लेकिन गैस है तो क्या हो गया, वेपर ऑफ वाटर।
ठीक है, वेपर ऑफ वाटर हो गया, ये वेपर ऑफ वाटर। देखो अब देखो सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट गैस बन जाएगा। अब इसी को क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंज टू लिक्विड, और देखो हीट करते यूजुअली चेंज होता है लिक्विड में। ठीक है, एंड लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस। अब लिक्विड को और चेंज करेंगे तो क्या हीट में चेंज हो जाएगा, मतलब गैस में चेंज हो गया, वेपर फेज में चले जाएगा। ठीक है, इन द रिवर्स प्रोसेस गैस ऑन कूल rise to the liquid and liquid on further cooling freezes to the liquid solid। ठीक है, अब उसको और थोड़ा ठंडा कर दें तो क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा, जैसे बर्फ बन जाता है। ठीक है, बर्फ, आइस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, मैटर की। अब देखो क्लासिफिकेशन में यहाँ देखो साफ साफ लिखा है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में मेनली हमने पढ़ा होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ही होता है 9th क्लास में इसका। ठीक है, यू हैव लर्नड दैट द मैक्रोस्कोपिक बल्क, अब मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रो एक होता है, माइक्रो एक होता है मैक्रो। माइक्रो कुछ ज्यादा छोटे होते हैं लेकिन मैक्रो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, बल्क लेवल यानी ज्यादा लेवल में मैटर कैन बी क्लासिफाइड मिक्सचर और प्योर सब। मैटर ये मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। दिस, ठीक है, मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू शोन इन फिगर। अब देखो हम डिवाइड जो किया गया, यानी बांटा है किस कैटेगरी, तो ये 1.2 फिगर में दिखाया गया। तो हम देखेंगे अभी, when all the constituent particles of a substance are same in chemical nature, यानी कि केमिकल नेचर क्या होता है, सेम होता है सबका। It is said to be the pure substance, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस, अगर मेनली कहा जाता है प्योर सब्सटेंस कहते हैं किसका, प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसका केमिकल नेचर सेम होता है। ठीक है, केमिकल नेचर सेम होता है उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जिसका चेंज होगा उसको मिक्सचर कहेंगे, उसको इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, देखो ये मिक्सचर contains many types of mixture कहते हैं, contains many types of particles होते हैं। ठीक है, मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा अच्छे से। A mixture contains particles of two or more pure substance which may be present it in any ratio। अब देखो मिक्सचर क्या होता है, पार्टिकल दो या दो से ज्यादा चीजें मिली होगी तो मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर अगर मेनली अगर पहचाने तो जैसे मार्केट में जैसे पैकेट बनवा लिया, जैसे हॉट मिक्स का नमकीन आ जाता है। ठीक है, या बीकानेर नमकीन आ जाता है, तो कितना मिक्सचर होता है वो मिक्सचर, कितनी चीजें मिली होती है उसमें। ठीक है, काजू, मूंगफली, ठीक है, कितनी चीजें मिली होती है उस मिक्सचर में, तो मिक्सचर एक तरह का वो भी मिक्सचर ही है। ठीक है, एंड देयर कंपोजिशन, अब कंपोजिशन वेरिएबल है। देखो कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं वेरिएबल इसके कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बनाएंगे तो कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। Many of the substances present around us are mixture, हमारे आसपास जितनी ज्यादा चीजें हैं जैसे मिक्सचर कहलाएंगे। जैसे हमारे आसपास क्या है, मिक्सचर में अगर एयर कह ले तो ये भी मिक्सचर ही है, क्योंकि एयर में कितने सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कितने सारे और गैसेस हैं। ठीक है, ये सारे गैसेस, देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं मिक्सचर के, जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। अब देखो शुगर सॉल्यूशन इन वाटर में यानी कि नींबू पानी जैसे कह सकते हैं हम, नींबू पानी है, चीनी का पानी के बनाते हैं उसमें। ठीक है, एयर हो गया, टी हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ईटीसी का फ्लूइड में क्या होता है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, यानी अपनी सोच से भी बाहर। ठीक है, इतनी ज्यादा होती है मिक्सचर, मतलब बहुत सारी चीजें मिक्सचर में आ जाती हैं ना। तो एग्जांपल कितना लिखेंगे, ठीक है, 2-3 लिख के निपटा देते हैं। ऑल मिक्सचर, ये सारे मिक्सचर होते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ए मिक्सचर में भी होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस होगा। देखो होमो मींस सेम, यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे होमो जीनस, होमोजेनियस। देखो होमो मींस क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मींस होता है सेम, तो होमोजेनियस मींस होता है मिक्सचर, यानी कि सेम मिक्सचर। सेम मिक्सचर रहेगा तो होमोजेनियस मिक्सचर। फिर दूसरा आता है हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस आता है। देखो हेटेरो मींस क्या होता है, हेटेरो मींस हेटेरो, ठीक है, आर सही कर लो थोड़ा। हेटेरो मींस होता है डिफरेंट, डिफर या डिफरेंट हो गया, डिफरेंट में लिखता हूं तो ये होगा डिफरेंट मिक्सचर, यानी कि अलग अलग होंगे। होमो में सेम यानी कि सेम होंगे मिक्सचर, हेटेरो में होंगे अलग अलग। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, लिखा हुआ इसका डेफिनेशन। होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, यानी आपस में अच्छे से मिल जाती हैं, यानी कि सेम होते हैं, आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गए।
ठीक है। This means particles of components of the mixture are uniformly distributed throughout. यूनिफॉर्मली कहे तो बराबर बराबर मात्रा में हर जगह बढ़ जाते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। तो लगता है ये सारे एक ही मिक्सचर है, ठीक। ऐसे लगता है जैसे अगर मैं दूध में पानी मिला दूं, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा, मतलब बराबर बराबर फैल जाएगा, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर हो ये हो सकता है, ठीक है, कह सकते हैं। तो किसी को पता थोड़ी चलेगा दूध में पानी मिला दिया, तो ऐसी मिलावट होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे छोड़ दिया हमने। हाँ, थ्रू आउट द बल्क, मतलब बल्क, ठीक है, बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सब जगह बराबर होता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन में इसलिए कहा मैंने, मिल्क का लिए थे, शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ने से पहले यहाँ देख लेते हैं। देखो अब देखो मैटर, ठीक है, मैटर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक मिक्सचर्स हो गया प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर हो गया प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यानी कि होमो मींस सेम मिक्सचर, हेटेरो मींस डिफरेंट मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक करके पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रास्ट to this in a heterogeneous mixture the composition is not uniform। इसमें composition क्या आता है, heterogeneous में यूनिफॉर्म नहीं रहती, नहीं बराबर बराबर मतलब में नहीं बटा होता है, ये थोड़ा उधर ज्यादा रहेगा तो थोड़ा इधर कम रहेगा, तो ऐसे रहता है। throughout the sometimes different components are visible। अब different components visible होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और शुगर मिला देता हूँ, यानी कि हम अगर सॉल्ट को और शुगर यानी कि चीनी और नमक को एक साथ मिला देते हैं, ठीक, क्या होगा, तो ये हमारा हो जाए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स हो गए एंड पल्सेस, यानी कि हम कुछ अगर गेहूं ले लें और दाल ले लें, कुछ मिक्स कर दे तो वो होगी, ठीक है। स्टोन पीसेस भी आ जाएंगे उसमें। एंड तो ये सब सारे क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। यू कैन थिंक टू ऑफ मेनी मोर एग्जांपल, तुम और भी ज्यादा एग्जांपल सोच सकते हो कि और भी कुछ हेटेरोजेनियस मिक्सचर या होमोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है। सोचना बहुत इजी है, तो सोच सकते हो, और ये पढ़ के भी आए हो, ठीक है, 9th क्लास में, ठीक है। मेनी एग्जांपल मिक्सचर विच यू कम अक्रॉस इन डेली लाइफ, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो यहाँ से एग्जांपल उठा के ले सकते हो, तुम जान सकते हो। देखो इट इज वर्थ टू द मेंशन हियर that the components of a mixture can be separated by using physical method। फिजिकल मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा बचपन में, हैंड पिकिंग, यानी कि जैसे हम जैसे चावल बनाने जाते हैं, तो चावल बनाने से पहले धो लेते हैं, धोने से पहले हम देखते हैं कि इस चावल में कोई कंकर तो नहीं है, तो कंकर रहता है तो हाथ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, बड़े कंकर रहते हैं तो, ठीक है, हाथ से निकाल लेते हैं। फिर देखो फिल्ट्रेशन, अब फिल्ट्रेशन, अब कोई देखो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे लिक्विड में मैंने फिल्ट्रेशन किया था, फिल्टर करके निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन, अब कोई क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है तो क्रिस्टल के फॉर्म में भी हम निकाल लेते हैं क्रिस्टल, ठीक है। डिस्टिलेशन यानी डिस्टिल कर लेते हैं उसको, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ये सब एक ही प्रोसेस पढ़ा हुआ है, ये सब प्रीवियस मतलब बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। अब देखो प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस होता है क्या, प्योर सब्सटेंस हैव डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर से काफी ज्यादा अलग होता है प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर से काफी ज्यादा। देखो मिक्सचर तो होता है मिलावट, प्योर सब्सटेंस होता है एकदम प्योर, ठीक है, प्योर शुद्ध जिसे कहते हैं। अब देखो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, कंपोजिशन फिक्स रहता है कि इतना अगर परसेंटेज है या इतना ग्राम है तो इतना ही रहेगा, परसेंटेज में हम चेक करते हैं हम, ठीक है। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये सब एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस के, ठीक है। तो ये इन सब से मेनली क्वेश्चंस कभी कभार पूछ देता, तो देख लेना, इधर भी मैंने नहीं लगाया, फिर भी देख लेना इधर, ठीक है। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, अब ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है।
ये मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 12 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, ठीक है। अब फिक्स रेशियो में, ये रेशियो इसका फिक्स है, अगर हम इसको रेशियो में चेक करें तो जैसे 6 रेशियो 12 रेशियो 6 आ गया। अब देखो इसको हम चेक करेंगे तो 1 2 1 रेशियो में भी ऐसा ही है, 1 to 1, देखो कैसे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 2 ये हो गया, 1 1 ये हो गया, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, तो ये ग्लूकोज का रेशियो आ गया। ये पूछ भी जाता है कभी काल, ये ग्लूकोज का रेशियो कोई पूछा भी हुआ है तो बता भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन द फिक्स रेशियो होता है एंड इट्स पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम कंपोजिशन सेम होता है इसलिए, हेंस लाइक ऑल द अदर प्योर सब्सटेंस ग्लूकोज हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। ग्लूकोज का देखा हमने फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, रेशियो से फिक्स होती है उसकी, क्योंकि ठीक है मतलब चेंज नहीं होता, मतलब चेंज नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। अपने हिसाब से तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स है फिक्स। और constitutes कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल। अब देखो इसके मतलब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ना, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते चाहे तो, जैसे C6H12O6 है तो इतना यही रहेगा, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि C12 कर देंगे, H6 नहीं कर सकते, जो हमें दे रखा है हम वही लेंगे, ठीक है, मिल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस के टाइप्स पे। देखो अब प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप्स मतलब क्लासिफाई किया गया, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स होते हैं। एक एलिमेंट्स हो गया फर्स्ट, तो दूसरा हो गया कंपाउंड्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एलिमेंट्स क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब एलिमेंट में एक एटम ही होता है, ठीक है, मतलब एक एटम्स होता है। जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना 118 एलिमेंट है, ठीक है, टोटल अभी, ठीक है। तो एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, ये एलिमेंट है हमारे, ठीक है, ये एलिमेंट है। दिस पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज द एटम्स, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके फॉर्म में एटम्स के रहे मॉलिक्यूल्स को। बात देखिए, यू मे बी फैमिलियर विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्रीवियस क्लास। अब देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी तुमने प्रीवियस क्लास यानी 9th क्लास में मेनली पढ़ा होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 9th क्लास वाली चीज जनरली 11th में पढ़ते हैं, 10th वाली हम 12th में जाके पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे 9th वाली कुछ चीजें दे रखी होगी, ठीक है, अगर 9th का कोई चीज आता होगा तो ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक। However, you will be studying about them in detail। अब देखो इसके बारे में हमने डिटेल में, मैडम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल में सेकंड यूनिट जो है ना उसमें हम पढ़ेंगे, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद ठीक ये पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद, मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे मेनली, ठीक है। देखो मेन क्या है, अब देखो क्या आता है, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल है किसके, एलिमेंट्स के, ठीक है। And there all atoms are of the one type and however the atoms of different elements are different in nature। अब देखो एटम डिफरेंट एटम, देखो अलग अलग एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, ठीक है, तो डिफरेंट नेचर भी उसका अलग होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं जैसे सोडियम है, मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो देखा इसको ना क्या है, एटॉमिक नंबर्स अलग अलग है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी यानी कि एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए, तो इसका नेचर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे इन्होंने भी एग्जांपल लिया कुछ, सम एलिमेंट्स सच एज, जैसे सोडियम लिया इन्होंने और कॉपर लिया। सोडियम लिया है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, और ठीक है, कॉपर कितने पे आता है, 29 पर आता है, कॉपर 29 पर आता है, सॉरी, एंड कंटेन्स atoms as their constituent particles, ठीक है, whereas in some other the constituent particles are molecules which are from 2 or more। अब देखो constituent particles होते हैं यानी कि मेनली हम कहें तो वो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से बने। जैसे एग्जांपल की तो ये कंपाउंड की बात कर रहा था ना मैं, कंपाउंड की, तो ये आ रहा है जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन को मेनली क्या है, H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं मेनली, ठीक है, ऐसे होता है। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ठीक है, O2 लिखते हैं, O2। एंड गैसेस का ये सब गैस के फॉर्म में ही कंसिस्ट करते हैं, H2 N2 O2, ये सब गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन विच 2 एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रिस्पेक्ट। अब 2 एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कुछ तो बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सारे डिफरेंट। अब देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2 बनाया, H2 बनाया इन्होंने मिलकर, ठीक है, H2 बनाया। ये हो गया एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ने मिलकर H2 बनाया मिलकर, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने देखो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, O2 बनाया, ठीक है, O2 बनाया मैंने, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये गैस के फॉर्म में होते हैं सारे। N2 जैसे नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन प्लस दूसरा नाइट्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, N2 बना लेगा, ऐसे आते हैं, ठीक है। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecules of a compound, देखो molecules of compound ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। Moreover, the constituents of a compound cannot be, अब देखो constituent compound क्या होते हैं, separate नहीं होते हैं into simpler substance by physical method के थ्रू, they can be separate। अब देखो इसको सेपरेट नहीं कर सकते, they can be separated by chemical method, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसके, केमिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। जैसे some compounds are water, जैसे वाटर है, वाटर का क्या लेते हैं मेनली H2O, देन H2O। अब इसको हम अलग कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, देखो इसमें हम अलग कर लेंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, H2 बन जाएगा, ठीक है, H2 बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोनों, ठीक है, हो जाएगा। एंड अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH3 बात किया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सुगर C6H12O6 सब अलग कर सकते हैं चाहे तो उसको केमिकल मेथड के थ्रू। अब इसमें आते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसको रिप्रेजेंट किया गया मेनली 1.4 फिगर में, ठीक है। देखो इसमें हम देखेंगे, तो देखो नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्राइजेस 2 हाइड्रोजन एटम। अब देखो एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स है एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब इसको कंप्राइज 1 ऑक्सीजन एटम एंड सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे किया जाए तो 2 ऑक्सीजन हो गया एंड कंबाइन विद किसके साथ, एक कार्बन के साथ कंबाइन किया होगा इन्होंने, ठीक है, कार्बन के साथ कंबाइन किया होगा इन्होंने, हाँ कार्बन के साथ कंबाइन किया। तो देखो यहाँ पर बना के दिखाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे बना, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाया गया मैंने, देखो एक कार्बन हो गया बीच में, एक और 2 ऑक्सीजन हो गया ऐसे, ठीक, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक। यहाँ से पढ़ते हैं, thus the atom of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristics of a particular compound, and the properties of compound are different from this its constituent elements. Hydrogen and oxygen are gases, hydrogen oxygen gases, and whereas the compound form the combination, compound form करेंगे combination process के थ्रू, water is a liquid state, ठीक है, तो कॉमनली बात है, सबको आप पता ही होगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप्सन। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट मेनली 10th क्लास में करवाया था, हाइड्रोजन सेकंड चैप्टर में है ये, सेकंड चैप्टर में, बर्न्स विद द एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में 10th क्लास के। तो हाइड्रोजन बर्न्स विद सॉल्ट्स है, देखो हाइड्रोजन बर्न्स होता है, पॉप्सन आता है, तो उसमें उससे पता है ऑक्सीजन इज सपोर्टर कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है, बट वाटर इज यूज्ड टू फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये चीजें याद रखनी 10th क्लास में मिलनी ना, पॉप्सन वाला एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा अभी खत्म हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर के, सॉरी लिक्विड गैस हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टी में अब देखो प्रॉपर्टीज तो होगी ना कुछ मैटर की, तो वो पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, अब पहले क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेजरमेंट इसके बाद पढ़ेंगे। तो एवरी सब्सटेंस, यानी एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी कौन से, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, कलर आता है, जो कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी को हम देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन केमिकल को हम देख के पता नहीं लगा सकते जब तक उसमें रिएक्शन नहीं करवाएंगे। अब क्या नाम ही आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टी, तो रिएक्शन नहीं करवाएंगे केमिकल यूज से, तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चीजें क्या देखते हैं, जैसे कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, ये सब देख के हम इजिली पता लगा सकते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कंपोजिशन हो रहा है, कंबसिबिलिटी होता है, रिएक्टिविटी विद
एसिड के साथ हो रहा है या बेस के साथ हो रहा है, तो वो तो हमें तो करके देखना पड़ेगा एसिड के साथ हो रहा है या बेस के साथ हो रहा है। तो जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब पहले सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व। अब मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है, नापा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है देख के, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द डेंसिटी और द कंपोजिशन, बिना कोई चेंजिंग, एडिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी उसकी कुछ चेंज नहीं होता है, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता। एंड द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स। अब देखो ये तो हमें फिजिकल मेजरमेंट और ऑब्जर्व किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज जरूरत है एक केमिकल चेंज टू अकर, एक केमिकल चेंज होने की। अब देखो हम केमिकल रिएक्शन यही करेंगे तो उसमें क्वांटिटी और मेजरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसको हम ऑब्जर्व भी तो करेंगे ना। अब कलर जैसे चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, या पीपीटी बन जाता है तो कैसे चेक करते हैं, देख के चेक करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी मेजरमेंट की और ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल, मेजरमेंट मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, देख के पता लगा लेता है, ml में है, ग्राम में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में, किस में। फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की जरूरत नहीं होती फिजिकल प्रॉपर्टीज को। द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंस में हो जाते हैं। दिस इंक्लूड्स एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब आ जाते हैं, एंड कंबर्सिबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। A chemist describe the interpret and predict the behavior of substance on the basis of knowledge of their physical and chemical properties। ये physical behavior चेक किया जाता है physical knowledge के हिसाब से physical chemical properties पे, which are determined by careful measurement and experimentation। अब देखो careful measurement और experiments बहुत carefully ये सब की चीज की जाती है। तो यहाँ पे ना कुछ important चीज दी गई है, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, तो क्या पता पूछ सकता है क्वेश्चंस आगे, ठीक है। तो मेनली तो बोर्ड एग्जाम में तो पूछ ही सकता है, ठीक है, नीट में नहीं पूछे तो इन नीट में, ठीक है। तो नीट में अब ऐसे ही पूछा जाता है जहाँ से। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे ना छोड़ देंगे इसको, क्या बोलेंगे तो हमको आता ही है, इजीली आता है ना, पिछली क्लास में बहुत इजी है, नीट इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, लेकिन पूछ लेगा तो पता चल जाएगा इजी और हार्ड क्या होता है, ठीक है। The following sections we will learn about the measurement of physical property। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। अब मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, अब देखो क्वांटिटिव एक क्वांटिटिव है, ये एक क्वालिटिव होता है। क्वांटिटिव के बारे में क्वांटिटिव मेजरमेंट, अब क्वांटिटिव मेजरमेंट यानी कि कितनी कोई चीज दे रखी है हमें उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच है, जैसे लेंथ का एरिया हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम, ये सब बाकी चीजें चेक करते हैं क्वांटिटिव नेचर के हिसाब से, ठीक है। तो नेचर के साथ क्वांटिटी है, क्वांटिटिव के हिसाब से एनी क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द नंबर, ये नंबर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पता ही है। फॉलोड बाय यूनिट्स, यूनिट्स लिखी जाती है, यूनिट्स हो गए ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, क्या यूनिट्स होगी, सेंटीमीटर, मीटर, ये क्या यूनिट होगी उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक कि माइक्रोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम में भी चेक करते हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान देना है किसको, जैसे बाय यूनिट्स मेजर इन लेंथ ऑफ अ रूम इज रिप्रेजेंटेड, जैसे लेंथ है रूम का कितना रखा तो 6 मीटर, एंड हियर 6 इज द नंबर, 6 क्या है, नंबर है, एंड एम मीटर क्या है, मीटर क्या है, ये यूनिट है ये मीटर, ठीक है। Which is the length is measured, ठीक है। अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम, अब अर्लियर दो डिफरेंट सिस्टम आते हैं, कौन कौन से आते हैं, हमारे दो सिस्टम आते हैं, एक इंग्लिश सिस्टम आता है, एक मैट्रिक सिस्टम आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंग्लिश सिस्टम एंड द मैट्रिक सिस्टम वर बीइंग यूज्ड टू डिफरेंट पार्ट्स, दोनों अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। अब मैट्रिक सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं यूज किया जाता है। अपना देखो पहले आया कहाँ से, ये भी तो देखना पड़ेगा। द मैट्रिक सिस्टम विच इज ओरिजिनेटेड इन द फ्रांस से आया था, ठीक है, फ्रांस से आया था, लेट 18th सेंचुरी, यानी लेट 18th सेंचुरी में आया था, ठीक है। was more convenient as it was based, अब ये देखो convenient यानी कि आसान, कोई चीज को आसान बनाने के लिए कोई चीज का डिस्कवरी होता है, तो इसने ये हमारा जो आया आसान बनाने के लिए, डेसिमल सिस्टम को आसान बनाने के लिए, let need to common standard system was felt by the scientific community
सच अ सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड 1960, ये 1960 में किया था, एंड डिस्कस्ड इन डिटेल बिलो, इसके बारे में अच्छे से नीचे पढ़ेंगे, ठीक। द इंटरनेशनल सिस्टम, अब देखो यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, अब देखो उल्टा हो गया ना इधर ऐसा हो गया, इधर आया हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, मेनली आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो सिस्टेमा ली सिस्टेमा सिस्टेमा इंटरनेशनल, ऐसे डी यूनिट्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है ये, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। देखो क्या दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन फ्रेंच से आया था, इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं, ली सिस्टेम इंटरनेशनल। तो देखो ली सिस्टेम, एस और आई इसमें पहले आ रहा है, इसलिए एस आई यूनिट कहते हैं, मेनली डी यूनिट्स। ली सिस्टेम इंटरनेट, फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम था ली सिस्टेम इंटरनेशनल, डी यूनिट्स एब्रिवेटेड एस आई, उसको एब्रिवेटेड बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे एस आई के फॉर्म में, ठीक है। वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड द मेजर, यानी CGPM, यानी कि कॉन्फ्रेंस, CGPM वाले तो कॉन्फ्रेंस जनरली डेज पोइट्स एंड एट मेजर्स, ठीक है। इसका फॉर्म CGPM फिर रहता है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रेडली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ट्रेडली नोन एज यहीं पे तो दे रखा है, नोन एज मीटर कन्वेंशन विच इज असाइंड इन द पेरिस, अब पेरिस में किया गया था। इसकी डिस्कवरी मेनली हमें याद नहीं रखनी, इसका काम क्या होता है मेनली हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, हमें यहाँ पे पहले इस बॉक्स को पढ़ते देखो, मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड मेजरमेंट, मेंटेन कैसे कर करके था, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशंस changing with time, whenever your measurement of a particular units was enhanced substantially by adopting new principles, member nations of meter strictly assigned in 1875, ठीक है 1875 में, ठीक है। हिस्ट्री दी गई है, mainly agreed to change the formal definition, यूनिट चेंज किया गया, ठीक है। इच मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, जैसे इंक्लूडिंग इंडिया भी आता है, वाज अ नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, हमारे दिल्ली में ही है, ठीक है, इंस्टीट्यूट NMI which is maintain standard measurement, यानी कि मेंटेन करके रहती है, यानी कि कोई यूनिट में अगर बदलाव होता है, कुछ भी होता है, तो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। सब कुछ इसकी कमेटी होती है, इंस्टीट्यूट है, ये डिसाइड करता है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, जो कि हमारे न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ये है न्यू दिल्ली में हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL। दिस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश द एक्सपेरियंस ऑफ रिलाइज द बेस यूनिट्स, बेस क्या होता है, मुख्य बेस यूनिट्स, एंड ड्राफ्ट यूनिट्स, दोनों को ये करती है, मेजरमेंट करती है, एंड द मेंटेन द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, बना के रखता है, ठीक है। These standards are periodically intercompared with the standard maintained at the other national metrology institutes in the world, अब institutes ये वर्ल्ड लेवल पे आता है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड एज वेल एज दोज एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल, ये कहाँ पर है, पेरिस में, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में है यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली में NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ठीक है, तो याद रखना। अब देखो SI यूनिट, मेनली SI यूनिट आते कैसे, शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है, एब्रिवेटेड फॉर्म में। तो SI यूनिट सिस्टम बेस यूनिट्स होता है, दे अभी ये टेबल दिया गया नीचे, ये टेबल, दिस यूनिट्स पर्टेन टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज होते हैं इसके। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, तो ये अलग हो गए। जैसे मेनली क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, मेनली तो 1 2 3 4 5 6 एक साथ नहीं, 7 हो गया, एक साथ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी लगे। तो देखो लेंथ को L से, ऐसे यूनिट मीटर होती है, शॉर्ट सिंबल हो गया M, मास सिंबल हो गया M, किलोग्राम में kg में नापा जाता है, टाइम को हमेशा T से डिनोट किया जाता है और सेकंड में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, मेनली इसकी होती है, और एम्पियर में नापा जाता है इसको, एम्पियर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर से डिनोट करके केल्विन में इसको नापते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, N कहते हैं, जैसे मोल होता है, मोल कहते हैं N यानी कि मोल, अब मोल में से MOL लिखते हैं, मोल पूरा फुल MOL ही नहीं लिखते हैं। ल्यूमिनस डेंसिटी को IV लिखते हैं, कैंडल इसको डिनोट करते हैं, कैंडल इसकी यूनिट होती है, ठीक है।
इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है, द डेफिनेशन ऑफ द SI बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल। अब SI बेस यूनिट्स टेबल में दे रखा है। SI सिस्टम अलाउ द यूज ऑफ एक्स प्रीफिक्सेस। देखो प्रीफिक्सेस क्या होता है, स्टार्टिंग में दे रखा था प्री। प्री का मतलब होता है कि पहले, प्री का मतलब भी होता है पहले फिक्सेस, यानी कि शुरुआत में फिक्स हो, एक सफिक्स होता है, प्रीफिक्स सफिक्स होता है बाद में, प्रीफिक्सेस होता है पहले, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस होता है पहले, प्रीफिक्स क्या होता है, पहले होता है, ठीक है। सफिक्स बाद में होता है, प्रीफिक्स पहले और सफिक्स बाद में होता है। तो इतना याद रखना, ध्यान रखना अच्छे से। प्रीफिक्स पहले होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स पहले होता है, पहले, ठीक है, पहले होते हैं। और सफिक्स क्या होता है, बाद में, ऐसे SUFF सफिक्स होता है, क्या होता है, बाद में, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रीफिक्स प्री मींस पहले होता है, ठीक है। ये ठीक, इसके बाद आते हैं प्रीफिक्स। अभी टेबल में दे रखा है, मैं 1.3 टेबल दे रखा है मैंने, नेक्स्ट में उसमें दे रखा है। let us now quickly go through the sum of the quantities which you will be obtained using this book। अब इस बुक का यूज करते हुए, जैसे डेफिनेशन कुछ के दे रखे बेस के, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ का डेफिनेशन क्या, ये फर्स्ट दे रखा है, यूनिट ऑफ लेंथ का डेफिनेशन दे रखा है। तो हमें डेफिनेशन मेनली याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ लेंथ जैसे मीटर डिनोट करते हैं, अब जैसे पूरा स्टैंड में दे रखा है तो हमें ये याद नहीं करना, मेन इसका यूनिट याद करना है, ठीक है। हो गए तो 299792458 याद रख लो तो अच्छी बात है, याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं, किसी भी यूनिट ऑफ मास की भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी सेकंड वैकेंड की किसी भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसमें एम्पियर 1.602 या 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, कॉलम में होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है मेनली, ये भी, ठीक है। मेनली ये सब का हमें डेफिनेशन याद है, अच्छा पढ़ लो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमें यूनिट याद नहीं रखना, जिसका मैंने बता दिया बस उसी का याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी, इस टेबल है ना 1.3 टेबल। अब प्रेफिक्सेस दे रखा है, ठीक है। तो हमें पहले जैसे कहते हैं पहले आता है शुरुआत में, इसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे अब पूरा याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ये पूछ देता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कभी का, अब जो मैं बताऊंगा वही पूछा हुआ है, ठीक है। से हो गया फेमटो याद रख सकते हो, याद रखो। नैनो, माइक्रो, मिली, ठीक है, ये तो भी होता है डेसी सेंटी, ठीक है, मेगा, ठीक है, गीगा, ये सब याद रखना है, मेनली याद रख सकते हो तो याद रखना। इंग्लिश में से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया, ठीक है। ये हो गया पेटा, टेरा, ठीक है, ये सब किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, बीच में से ज्यादा पी जाता है। पीको 10⁻12 होता है, पीको मीटर भी कहते हैं जिसे हम, ठीक है। योटो हो गया, देखो मेनली एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, देखो। अब 10⁻14 है तो योक्टो कहते हैं, योक्टो। अब 10⁻21 है तो जेप्टो, 10⁻18 है तो एटो, ठीक है। 10⁻15 है तो फेमटो, 10⁻12 है तो पीको, 10⁻9 है तो नैनो, 10⁻6 है तो माइक्रो, 10⁻3 है मिली, ठीक है। 10⁻2 सेंटी, 10⁻1 डेसी, 10 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा ये होता है, ठीक है। हो गया। अब मास, वेट, मास और वेट। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अब देखो मास ऑफ मैटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है अमाउंट में, एंड व्हाइल वेट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अब ये देखो नीचे फोर्स क्या लगता है, ग्रेविटी। जैसे कोई चीज भारी हो जाना है तो उसकी फोर्स ग्रेविटी की तरफ लगेगी ना, यानी कि धरती की तरफ लगेगी, अर्थ की तरफ, ठीक है। और ऑन एन ऑब्जेक्ट द मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे 2 किलो है तो 2 किलो रहेगा, ठीक है। Whereas the weights may vary from one place to another, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उठा के ले जाए तो वेरी कर सकता है। Another due to the change of gravity चेंज करने से, यानी कि अर्थ में कुछ और है ग्रेविटी है, अर्थ और अर्थ से बाहर कुछ और यूनिवर्स में, ठीक है। तो उस पर हमें इस पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो मैं उस पे जाना नहीं है अभी, ठीक है।
इस पे बात करते हैं अभी। तो मेनली हम आते हैं, देखो चेंज ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है इसको। इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस के तौर पे द एसआई यूनिट ऑफ मास एज गिवन इन टेबल। अब एसआई यूनिट मास की यूज करते हैं, टेबल में दे रखा है हमें, देखेंगे भी 1.1 किलोग्राम में, ठीक है, फ्रैक्शन की। अब देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये यूजर मेनली तो बचपन में सिखाई जाती है। इस यूज इन लेबोरेटरी में यूज करते हैं हम इसको ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ केमिकल यूज्ड टू केमिकल, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। अब वॉल्यूम क्या होता है, कुछ स्पेस कंटेन करता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के थ्रू ये वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम लेंथ क्यूब कहते हैं, यानी कि लेंथ क्यूब यानी एल क्यूब कहते हैं। तो एल क्यूब, ठीक है, इसको मेनली कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब कह दे सकते हैं, या मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, कुछ खास नहीं, मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना वॉल्यूम क्या होता है, डिफरेंट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर 10 की सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है, ये सब लिखा है। वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर 1 लीटर, ये सब लिखा हुआ, ठीक है, यूनिट मेनली आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये एक तरह का एनालिटिकल बैलेंस मशीन है, ठीक है, तराजू जिसे कहते हैं, वजन नापने वाला, पहले के टाइम ऐसे होता था, ठीक है। द एसआई, देखो यहाँ पे SI system volume has units meter cube, but again the chemistry laboratory a smaller volume are hence used. The volume of centimeter cube or decimeter cube units. A common unit liter, which is not an SI unit, it is used for the measurement of volume. 1 liter is equal to 10 cube or 100 ml. 1000 centimeter cube is equal to 1 decimeter cube, ठीक, ये हो गया। helps to visualize this relation, अभी विजुअलाइज करता है देखने में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो इन लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड बाय सिलेंडर, ब्यूरेटे, पेप्टे, ये सब मेनली दिखाया जाता है। ब्यूरेटे ऐसे होता है, देखो लैब में जाओगे तो देखोगे ब्यूरेटे, पेप्टे देखा जाता है, ठीक है, पेप्टी होता है, देखो ये होता है पेप्टी, ठीक है, होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, ये सब दिखाया जाएगा तुमको लैब में, ठीक है। ये वॉल्यूम कट है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर नॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज मेजरिंग डिवाइस, ये मेजरिंग डिवाइस, इस पे सब पे यूनिट लिखिए, देखें 10 20 30 सब पे, इस पे 50 ml 49, इस पे भी ऐसे 25 ml तक ही लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, 1 लीटर का है, सब यूनिट लिखा, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। देखो डेंसिटी क्या, देखो हम टू प्रॉपर्टी होता है डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम बाय वी, मेनली डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्कस डेंसिटी इज अ सब, अब देखो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज its amount of mass per unit volume. SI unit of density can be obtained as, देखो SI unit कैसे obtain करते हैं, SI unit देखिए मास को हम जनरली किस में यूज करते हैं, किलोग्राम में, तो किलोग्राम लिख दिया हमने यहाँ पर, किलोग्राम लिख दिया हमने यहाँ पर मेनली किलोग्राम। अब देखो वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेनली यूज करते हैं, तो मीटर एम क्यूब, तो किलोग्राम मीटर पर क्यूब इनवर्स, ये हो गया हमारा यूनिट, इसका डेंसिटी हो गया, ये डेंसिटी। This unit is quite large, ये बहुत बड़ा होता है, this unit is quite large and a chemist often expresses density in gram centimeter cube, whereas the mass is expressed in gram and volume is expressed in centimeter cube. Density of a substance tells us about how closely its particles are packed. If density is more, अब density ज़्यादा, it means particles are more closely packed, अब particles बहुत ज़्यादा करीब, ठीक है। देखो टेम्परेचर क्या होता है, देयर आर 3 कॉमन स्केल्स ऑफ टू मेजर टेम्परेचर, 3 कॉमन स्केल्स है टेम्परेचर नाम के, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट, और एक हो गया केल्विन, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो गया, एक केल्विन, ठीक है। अब देखो एक 1 केल्विन जैसे हम अगर कहें तो जैसे 0
सेल्सियस काम कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन लेते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या लेते हैं 373.16 केल्विन। अगर जनरली 16 नहीं लिखते हैं तो कैलकुलेशन में ले सकते हैं 16 होता है, ठीक है। K इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब K क्या SI यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। K SI यूनिट है किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दिस स्केल्स आर शोन, ये सब जनरली पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। जनरली द थर्मोमीटर इज सेस, अब देखो मेनली थर्मोमीटर दो आता है, ठीक है, एक लैबोरेटरी होता है, एक क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है, लेकिन लैबोरेटरी जो होता है, लैबोरेटरी लैब में जो यूज करता है, वो लैब में यूज करता है टेम्परेचर नापने के लिए। The thermometer with Celsius scale calibrated from 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। This unit temperature can be freezing point। freezing point ये हो गया क्या, freezing point हो गया, ये freezing point हो गया, ये क्या हो गया boiling, ये boiling point कहते हैं ना, हाँ boiling point of water ये हो गया boiling point, BP जैसे BP कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। The Fahrenheit scale is represented, अब देखो Fahrenheit scale 32 से 212 तक होता है, तो रेंज याद रख सकते तो याद रख लो, सही है, 32 से लेके 12 तक। ये लैबोरेटरी वाले, लैब वाले का दे रखा टेम्परेचर, ठीक है सर, ये हो गया। उसका तो होता है क्लिनिकल वाले का 35 से लेके जल्दी 35 से लेके वहाँ 108 तक होता है मिली, ठीक है। The temperature on two scales are related to each other by the following relationship। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है कि निकालने का, ठीक है, फॉर्मूला निकालने का होता है। अब देखो फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे हमारे पास अगर कोई चीज़ हमें दे रखी किस में, डिग्री सेल्सियस में, 5 मैं ले लेता हूँ, 20 मैं ले लेता हूँ, और ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस लेके मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखो, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस मैंने मान लिया, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैं 25 को यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, देखो फ़ारेनहाइट मेरे पास ऐसे ले लेते तो 9/5 इंटू 25 प्लस 32 हो गया, ठीक है। हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 जा 25 आ गया, ठीक है, 25 आ गया, और 9 5 जा 45 प्लस 32। अब इसको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा, कितना गया 3 to 7 77 डिग्री सेल्सियस, 77 फ़ारेनहाइट आ गया ये तुम्हारा फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देख केल्विन नापने के लिए हमें केल्विन में इसका ये फॉर्मूला था केल्विन। अब जितना डिग्री सेल्सियस है दे रखा है तो उसे केल्विन, जैसे हमें 25 दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा केल्विन में अगर कहें तो, यानी कि हो गया 538 लिख लेते हैं इधर, 8 हो गया, 5 8 हो गया, 8 हो गया, और इधर हमारे पास कितना हो गया, फिर इधर हो गया 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया 9, और ये हो गया हमारे पास 2 तो बचा ही नहीं, तो 298.15 केल्विन ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे नापा जाता है। It is interesting to note that the temperature below अगर 0 से कम रहा तो negative values are possible in Celsius scale and Kelvin scale, और negative temperature is not possible, negative temperature, ठीक है यार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक, क्या देखो यहाँ पे दे रखा है, रेंज भी दे रखा है केल्विन स्केल में, ठीक है। अब देखो 273 पॉइंट मैंने बता दिया ना, ये देखो रेंज यहाँ पे 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया ये। अब देखो 100 डिग्री, देखो रूम टेम्परेचर हमारा होता है, ये रूम टेम्परेचर, ये हमारा क्या था, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट कह लो या मेल्टिंग पॉइंट कह लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, ये हो गया, ये हमारा रूम टेम्परेचर हो गया, यहाँ से लेके ये हमारा रूम टेम्परेचर हो गया। यहाँ लिखा भी हुआ है, तुम लिख क्यों रहे, यहाँ लिखा हुआ 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर हो गया। अभी हमने निकाला भी था, ठीक है 77 डिग्री सेल्सियस ये हमने निकाला था अभी, हैं ऊपर किया हुआ है ना, ऊपर किया हुआ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ किया हुआ है, ठीक। अब देखो 310
36 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा जो होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है। रूम टेम्परेचर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पे ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है मेनली। इसके बाद हम जाते हैं, देखो यहाँ तक ठीक, आज हम यहीं तक रखते हैं, और अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।